हेलो दोस्तों, इट इज़ चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होते हैं वह न्यूरल पार्ट द्वारा और एक कोऑर्डिनेशन वे में काम करते हैं। मतलब एक ऑर्गन के बाद दूसरा ऑर्गन एक कोऑर्डिनेशन एक प्रक्रम के सिद्धांत काम करता है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, द फंक्शंस of the organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis। हमारे जैसा कि आप जानते हो कि फंक्शन ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो काम होते हैं ऑर्गन के या ऑर्गन सिस्टम के, वो मस्ट भी मतलब ज़रूर ही कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। मतलब एक के बाद एक ऑर्गन काम करने के बाद दूसरा ऑर्गन कार्य करता है। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। यह क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। Coordination is process through which two or more organs interact and complement the functions of one another। जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका मतलब होता है कि जब एक ऑर्गन या दूसरे ऑर्गन से इंटरेक्ट करता है, यह एक ऑर्गन का जो कार्य होता है वो दूसरे ऑर्गन के कार्य से का कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब अगर अगर मान लीजिए ए और बी दो ऑर्गन हैं, तो ए ऑर्गन का जो कार्य है वो बी ऑर्गन के कार्य पर डिपेंड करता है। अगर ए ऑर्गन काम करेगा तभी बी ऑर्गन काम करता है। यह प्रोसेस जो है कोऑर्डिनेशन कहलाता है, एक राइट वे में काम करना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइजेस द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। जब हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। यह भी क्या है, एक कोऑर्डिनेशन के कार्य है। मतलब अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने से मस्कुलर एक्टिविटी के को मेंटेन करने के लिए एनर्जी का डिमांड बढ़ना भी क्या है, एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन है। फर्दर, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज। और जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वह बढ़ जाता है। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पायरेशन। जरूर ही रेट ऑफ रेस्पायरेशन को इंक्रीज कर देता है। हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो बाय ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स में ब्लड होते हैं और हार्ट रेट, ये सब क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इनका जो रेट होता है मतलब कार्य करने का दर, वो बहुत तेज हो जाता है जब हम कोई भी एक फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, जब फिजिकल एक्सरसाइज को रोक दिया जाता है, द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू दियर नॉर्मल कंडीशन। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो जो लंग्स और जो हार्ट किडनी है, ये जो इनका जो रेट बढ़ा था कार्य करने की, वो अब धीरे धीरे अपने नॉर्मल कंडीशन मतलब रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है। दस इसीलिए द फंक्शन द फंक्शंस ऑफ मसल्स, लंग्स, heart, blood vessels, kidney, and other organs are coordinated while performing physical exercise। मतलब जब हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, किडनी और अदर ऑर्गन एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं। मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर डिपेंड होती हैं। एक दूसरे के जो वर्क होते हैं वह एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in the synchronized fashion। अगर हम देखें तो हमारी जो बॉडी में न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दो ऐसे सिस्टम पाए जाते हैं जो इन ऑर्गन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। माने या तो रेगुलेट करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, रेगुलेट करते हैं कि कौन सा ऑर्गन कब काम करेगा। और यही रीज़न है कि जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वह एक एक तरीके से काम करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड फैशन माने सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं। द न्यूरल सिस्टम द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। जो न्यूरल सिस्टम होता है वह ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मतलब अगर मान लीजिए ये एक ऑर्गन है और ये एक ऑर्गन है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो कनेक्शन पाया जाता है वह एक न्यूरल पॉइंट टू पॉइंट होता है। मतलब इसमें अगर तुरंत ही टच होगा तो तुरंत वो क्या कर देगा, काम करना शुरू कर देता है। इसे का इसके इससे
क्विक माने बहुत जल्दी ही कोऑर्डिनेट मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन द्वारा रिलेट हो जाते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन्स। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन्स, मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं जो हार्मोन को रिलीज करते हैं, हार्मोन द्वारा वह बॉडी ऑर्गन को रेगुलेट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न about the neural system of human, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse impulse conduction across synapse. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट न्यूरल सिस्टम, आप ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में या ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कैसे कार्य करता है, उसका मैकेनिज्म और उससे कोऑर्डिनेशन करने के तरीके और उसका जो कैसा हुआ जनरेट होता है, कैसे एक ऑर्गन को रेगुलेट करता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अक्रॉस द सिनेप्स मतलब एक जो कनेक्शन पाया जाता है उनके बीच में। फर्दर न्यूरल सिस्टम, अगर हम न्यूरल सिस्टम जो टॉपिक है वहाँ से पढ़ें तो न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli. जो न्यूरल सिस्टम होता है ऑफ ऑल एनिमल्स वो कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन से बनी होती है, जो कि तीन काम डी आर और टी मतलब स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकती हैं और उस स्टिमुलाई को रिसीव कर सकती हैं और ट्रांसमिट मतलब एक दूसरे की जगह भेज सकती हैं। और यहाँ अगर हम समझें स्टिमुलाई वन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बॉडी ऑर्गन अगर हमें कोई भी बाहरी जो वस्तु है अगर हम उसे टच करते हैं तो हमारे शरीर में जो संवेदना उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। जो हम उसके लिए प्रति उत्तर देते हैं उसे स्टिमुलाई कहते हैं। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इज वेरी सिंपल लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में जो न्यूरल सिस्टम होता है वो बहुत ही सिंपल बना होता है, मतलब बहुत मैच्योर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। जो हाइड्रा होता है वह नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन के नेटवर्क से बना होता है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट लाइक एंथ्रोपोडा वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट। अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में ब्रेन नहीं होता है, लेकिन इंसेक्ट माने एंथ्रोपोडा में ब्रेन प्रेजेंट होता है। अ नंबर ऑफ गैंग्लियन और न्यूरॉन्स के जो सेल होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, गैंग्लियन। गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रेट्स माने ह्यूमन में डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, अगर हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करें तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system includes brain, spinal cord and is the site of informing, processing and control. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम से होकर जाते हैं और ब्रेन जो कि हमारे क्रेनियम में पाए जाते हैं। ये इन्फॉर्मिंग, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एक ऐसे साइट है जहाँ मतलब इस इन्फॉर्म रहता है, स्टोर रहता है और ये बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है। न्यूरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS comprise of all nerves of the body associated with the CNS, brain, spinal cord. The nerve fibers of PNS are two types. PNS comprise of all the nerve of the body associated with the central nervous system. मतलब जो PNS होता है वह किससे एसोसिएटेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। मतलब बॉडी के अदर जो नर्व सिस्टम पाए जाते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS कहलाते हैं। और PNS किससे रिलेटेड होता है, CNS से। PNS दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में।
afferent fibers and efferent fibers. The afferent nerves fibers transmit impulse from tissue organ to CNS. The efferent fibers transmit regulatory impulse from the CNS to concerned peripheral tissue organs. यहाँ जो अफरेंट नर्व्स है वह इम्पल्स को ऑर्गन से सीएनएस तक माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। अफरेंट अफरेंट की बारे में बात की जाए तो वह ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। किसको? इम्पल्स को। माने जो अगर हमारे बॉडी को कोई टच कर रहा है तो वह क्या है जिससे हमारी बॉडी किसी से टच हो रही है, तो उसकी पहचान के लिए हमारा जो ऑर्गन होता है उसकी सूचना माइंड तक पहुंचाता है। मतलब अफरेंट फाइबर्स एक ऐसा फाइबर्स होता है जो पीएनएस में पाया जाता है, जो ऑर्गन से सूचनाओं को सीएनएस तक पहुंचाता है। द efferent fibers transmit regulatory impulse from the CNS to organ। मतलब यह इसका उल्टा होता है, सीएनएस से ऑर्गन तक, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक पहुंचाता है। इफरेंट मतलब अफरेंट सूचनाओं को लाता है, इफरेंट सूचनाओं माने इन्फॉर्मेशन को सीएनएस से दूर करता है। द द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। PNS divided into two divisions called somatic neural system and autonomic neural system. The somatic neural system relays impulse from the CNS to skeletal muscles। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वह इंफॉर्मेशंस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाता है, वाइल जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स माने सूचनाएं। इम्पल्स माने एक सूचना ही होता है जो इम्पल्स के रूप में जाता है फ्रॉम द सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचनाओं को इनवॉलंटरी ऑर्गन पे तक पहुंचाता है। मतलब सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वह वॉलंटरी और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इनवॉलंटरी ऑर्गन तक सूचनाएं पहुंचाता है। अगर हम आगे देखें तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड, नहीं ऊपर के लाइन से, सिस्टम ट्रांसमिट एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वह इनवॉलंटरी ऑर्गन तक तो सूचनाएं पहुंचाता ही है और स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी, स्मूथ मतलब बॉडी की स्मूथ मसल तक भी पहुंचाता है। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जो ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है यह फर्दर मैंने आगे दो भागों में बांटा गया है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। विसरल न्यूरल सिस्टम एक अदर जो स्पेशल न्यूरल सिस्टम है, विसरल न्यूरल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दैट कंप्राइज जो बना है होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स। मतलब न्यूरॉन के या नर्व के कॉम्प्लेक्स से बहुत सारे नर्व्स मिलकर बनाए हैं, या फाइबर्स या गैंग्लिया एंड plexus by which impulse travel from the central nervous system to viscera and from the viscera to central nervous system। मतलब विसरल नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जहाँ इम्पल्स जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सीएनएस से विसरा तक पहुंचाए जाते हैं और विसरा से फिर सीएनएस। मतलब न्यूरॉन एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। जो न्यूरॉन होता है वह न्यूरल सिस्टम का, अगर हम माने कि न्यूरल सिस्टम में सबसे सबसे एक पार्ट जो होता है महत्वपूर्ण पार्ट वो क्या होता है? न्यूरॉन। हम इस पैराग्राफ में न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनल वो काम कैसे करता है और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। A neuron is a microscopic structure composed of three major parts। जो न्यूरॉन होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स, जो कि तीन मेजर पार्ट से बना है। मतलब कोई न्यूरॉन होगा तो उनके तीन पार्ट्स हैं। पहला
सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। नाम सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म with the typical cell organelle and certain granular bodies called Naegele's granules, short fibers which branch repeatedly and project out of cell body also. Project out of cell body also contains Naegel granules and are called dendrites. मतलब द सेल बॉडी कंटेन्स, मतलब जो अगर हम इसका फिगर देखें तो ये, इसे हम सेल बॉडी कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सेल बॉडी। और जो ये ऊपर कांटो जैसा निकला है इसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। तो यहाँ बताया गया है कि जो नीडल्स बॉडीज होती हैं वह सेल बॉडी में तो पाई ही जाती हैं, लेकिन डेंड्राइट्स में भी पाई जाती हैं। अगर हम इस फिगर की सहायता से देखें तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब सेल, सेल बॉडी के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्म को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, जो मिलकर क्या बनाते हैं? नीडल्स बॉडीज, ग्रेन्यूल्स। और एंड बॉडी आल्सो कंटेन्स नीडल ग्रेन्यूल्स, जो कि जो नीडल ग्रेन्यूल्स हैं कार्ड डेंड्राइट्स, मतलब सेल बॉडी के अलावा नीडल्स बॉडीज डेंड्राइट्स में भी पाई जाती हैं। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। और जो ये दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, यहाँ अगर हम यहाँ डेंड्राइट्स की बात की गई, जो ये डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स जो सूचनाएं होती हैं उन्हें सेल बॉडी की तरफ, उन्हें सेल बॉडी की तरफ भेजती हैं। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, axon is a long fiber, the distal end of which is branched. Each branch terminates a bulb-like structure called synaptic node, which possess माने रखता है synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitter। हमने ऊपर देखा था कि जो कोई भी न्यूरॉन होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। तो यहाँ जो एक्सॉन की बात की जा रही है वह एक्सॉन क्या होते हैं? सबसे एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर की तरह होते हैं, डिजिटल एंड एंड विच ब्रांच्ड, और जो उसका एंड होता है, अगर हम देखें जो उसका एंड होता है यहाँ पे, ये पूरा ये बॉडी पूरी ये कहलाती है एक्सॉन कहलाती है, और उसका जो टर्मिनेट्स माने अंतिम पार्ट्स हैं वो ब्रांच बना लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि which branched each branch terminates into a bulb like structures, जो हर एक ब्रांच होता है वह बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं, जिसके पास क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब सिनेप्टिक नोब कहते हैं। उन सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स की तरह होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो एक्सॉन है इसके टर्मिनल पार्ट्स ब्रांच में बढ़ जाते हैं, और जब से किनारे वाला पार्ट्स जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब, इसके अंदर पाया जाता है क्या? वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल्स पाई जाती हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर पाई जाती हैं। अगर हम आगे देखें तो द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्स आर टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो एक्सॉन होता है वह सूचनाओं को सेल बॉडी, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे भेजता है नीचे की तरफ, मतलब एक किसकी तरफ? एक्सॉन की टर्मिनल पार्ट्स की तरफ भेजता है। और यहाँ अगर हम देखें तो इसके बाद कोई बॉडी ऑर्गन होगा जहाँ सूचनाएं जाएंगी। तो एक्सॉन जो है सूचनाओं को ऐसे भेजता है। इसके बीच में जो जंक्शन पाए जाते हैं उसे एनएम जंक्शन माने न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहते हैं। यही ऊपर दिखाया गया है कि द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से दूर, मतलब एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट्स की तरफ। सिनेप्स मतलब अगर कोई नीचे सबसे लास्ट पार्ट पर कोई ऑर्गन सेल अटैच होगा तो उस तरफ भेजती है, और उसके बीच में जो जंक्शन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
आगे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के नंबर के आधार पर और डेंड्राइट्स के नंबर के आधार पर न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, मल्टीपोलर विथ वन एक्सॉन एंड टू आर मोर डेंड्राइट्स। मल्टीपोलर एक ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनके पास एक एक्सॉन होते हैं, लेकिन डेंड्राइट्स जो हैं एक से अधिक या दो से अधिक हो सकते हैं। फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब जो हमारा ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, उसका पार्ट्स होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो ऊपरी पार्ट्स पाया जाता है वह ग्रेस होता है, जिसके अंदर यह पाया जाता है मल्टीपोलर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम आगे देखें तो बाईपोलर विथ वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट्स, मतलब बाईपोलर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो कि हमारी आंखों में या ईयर में पाए जाते हैं और उनमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स होते हैं। फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, मतलब आई में ही पाए जाते हैं। यूनिपोलर सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन, केवल सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन, एक सेल बॉडी होता है और उसके पास एक एक्सॉन होता है। फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब एम्ब्रियो के स्टेज, वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो स्टेज में पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, यहाँ टू टाइप्स के एक्सॉन पाए जाते हैं, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। यहाँ यूनिपोलर की बात नहीं की गई है, यहाँ बताया गया है कि यहाँ जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इन न्यूरॉन में दो प्रकार के एक्सॉन्स हो सकते हैं, या तो माइलिनेटेड हो सकते हैं अथवा नॉन माइलिनेटेड हो सकते हैं। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर involved with the swan cell which forms a myelin sheath around the axon। अगर हम देखें तो यहाँ जो पाए जाते हैं किनारे किनारे सेल जो पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्वान सेल। मतलब अगर हम अलग से फिगर बनाए तो अगर मान लीजिए ये कोई न्यूरॉन है तो इसके चारों तरफ जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अगर ये मान लीजिए स्वान सेल है, अगर हम इसी एक्सॉन को यहाँ दिखाए हैं लेकिन थोड़ा बड़े फिगर में, ये मान लीजिए एक्सॉन है, इसके ये एक चारों तरफ पाए जाने वाला स्वान सेल है, तो स्वान सेल एक सिक्रीट करता है, मतलब जो स्वान सेल है वह कुछ रिलीज करता है जिसे क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ जो कि एक्सॉन के चारों तरफ होता है, एक्सॉन के मतलब स्वान सेल के अंदर, स्वान सेल और एक्सॉन के बीच में पाया जाता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ को कौन रिलीज करता है, कौन इसे कौन सिक्रीट करता है, और होता है स्वान सेल। तो अगर माइलिन शीथ होगा तो उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहेंगे, अगर माइलिन शीथ नहीं होगा तो उसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो द माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर्स आर इनलव्ड बाय द स्वान सेल्स, सही है कि अगर जो माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर होते हैं जिसमें माइलिनेटेड माइलिन शीथ पाया जाता है वह किससे ढके होते हैं, स्वान सेल से, विच फॉर्म जो बनाते हैं अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ जो कि माइलिन शीथ बनाते हैं। द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। अगर हम यहाँ देखें तो नोड ऑफ रेनवियर, द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट, एडजेसेंट माने होता है अगल बगल, अगल बगल दो स्वान सेल के बीच में जो नोड पाए जाते हैं, नोड माने ऐसा पार्ट जहाँ स्वान सेल या स्वान मालिन से इतना प्रेजेंट हो, उस नोड को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। अगर हम आगे देखें तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वह स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। Unmyelinated nerve fibers is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon. It is commonly found in autonomous nervous system and somatic nervous system. यहाँ एक लाइन है कि Schwann cell that does not form myelin sheath, unmyelinated और myelinated। अगर हम यहाँ देखें तो अगर न्यूरॉन माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड हो, दोनों में स्वान सेल पाया जाता है, स्वान सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन अगर स्वान सेल माइलिन शीथ बनाता है तो वह माइलिनेटेड, लेकिन अगर स्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाता है तो वह क्या कहलाएगा, नॉन माइलिनेटेड। वहीं यहाँ बताया गया है कि अनमाइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड
नर्व फाइबर्स इज इनक्लोज्ड, मतलब खुले होते हैं, क्लोज में ढके होना, लेकिन इनक्लोज में खुले होते हैं, बाय स्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ, जो कि माइलिन शीथ नहीं बनाते हैं अराउंड एक्सोन, एक्सोन के चारों तरफ। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन के एक पार्ट्स, एक एक पूरे न्यूरॉन को देखें तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? डेंड्राइट, जो कि बताया है पहले ही, नीयस बॉडीज जो कि सेल बॉडी में पाई जाती है, सेल बॉडीज, न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है, सॉन सेल जो कि माइलिन शीथ बनाता है, एक्सॉन, माइलिन शीथ और माइलिन नोड ऑफ रैनवियर, एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक नोड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का ये पूरा स्ट्रक्चर है। जनरेशन ऑफ इम्पल्स, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन मतलब जनरेट होना, तो नर्व मतलब सूचनाएं जिस फॉर्म में एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं उसे क्या कहते हैं? इम्पल्स। तो वो जो सूचनाएं हैं वह कहाँ से शुरू होती हैं, मतलब कैसे जनरेट होती हैं, माने बनती हैं, और कंडक्शन माने चलती कैसे हैं। न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स, जो न्यूरॉन्स होती हैं वो क्या कहती हैं? एक्साइटेबल सेल्स, बिकॉज दियर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट, जो जिनके मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं? रेस्टिंग स्टेज में होते हैं। डू यू नो व्हाई मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? क्या आप जानते हैं क्यों मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन, अलग अलग प्रकार के आयन चैनल्स जो हैं वह न्यूरल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। दोज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस, जो आयन चैनल्स होते हैं वह सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं टू डिफरेंट आयंस, अलग अलग आयन के लिए अलग अलग आयन चैनल्स पाए जाते हैं। कहाँ? न्यूरॉन्स पे, एक्सॉन सेल पर, या एक्सोप्लाज्म यानी एक्सोलेमा, मतलब जो मेम्ब्रेन होता है एक्सॉन का। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब एक न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स माने कोई भी सूचना नहीं ले जाता है, कंडक्ट करता है, नहीं कंडक्ट करता है, दैट इज रेस्टिंग, तो वह न्यूरॉन्स कैसा है? रेस्ट में है। एक्सोनल मेम्ब्रेन इज comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion। अगर हम यहाँ देखें तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है वह कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन के लिए बहुत ज़्यादा परमिएबल होता है, और लगभग मतलब नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब पोटेशियम आयन एक्सोनल मेम्ब्रेन से, मतलब एक्सॉन के जाने वाले मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? एक्सोनल मेम्ब्रेन, उससे आर पार इधर उधर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन सोडियम के लिए यह इम्परमिएबल है, मतलब वह आर पार नहीं जा सकता है, वह एक निश्चित सर्टेन कंडीशन में ही जाएगा। सिमिलरली मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म में जो इम्परमिएबल और मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उसी तरह जैसे कि सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है, उसी तरह मेम्ब्रेन्स इज द इम्परमिएबल, इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, जो एक्सोप्लाज्म में अंदर मतलब एक्सॉन के मेम्ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज हैं उनके लिए है क्या होता है? इम्परमिएबल, मतलब वो भी आर पार नहीं जा सकते हैं। कंसिक्वेंटली एक्सोप्लाज्म इनसाइड, और इस तरह इसलिए एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ की, मतलब पोटेशियम, और इस तरह एक्सोप्लाज्म के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं इंटरनल, उसमें कंसंट्रेशन मतलब जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और जो निगेटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं उनका कंसंट्रेशन और पोटेशियम का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। किसके अंदर? एक्सोप्लाज्म के अंदर। लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, सोडियम आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वह एक्सोप्लाज्म के अंदर बहुत ही कम होता है। इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड, और इसका विपरीत, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? विपरीत। द फ्लूइड
outside the exon contains low concentration of potassium, a highly concentration of sodium, thus form a concentration gradient. जैसे कि एक्जोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम का और निगेटिवली चार्ज का जो कंसंट्रेशन वो हाई होता है और सोडियम का क्या होता है कम होता है, लेकिन इसका कॉन्ट्रास्ट जो ऊपर होता है मतलब इसके बाहर बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और इस प्रकार कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का बनता है मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है. These ionic gradients across the resting membranes are maintained by the active transport of ions by the sodium-potassium pump, which transports 3 sodium outwards or 2 potassium into the cell. और ये ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हैं वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा क्या होते हैं मेंटेन किए जाते हैं. सोडियम पोटेशियम पंप एक ऐसा पंप होता है जिससे 3 सोडियम आयंस बाहर किए जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर किए जाते हैं जिससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता है. एज आ रिजल्ट एज आ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन possess positive charge while inner surface becomes negatively charged is polarized. देयरफॉर इज पोलराइज्ड. यही रीजन है कि जो आउटर सरफेस होता है उसके उस पर क्या पाया जाता है प्लस पाया जाता है. आउटर सरफेस क्या होता है प्लस और इनर सरफेस में क्या होता है माइनस. और इसी स्टेज को क्या कहते हैं रेस्टिंग स्टेज. मतलब जब एक जो नल मेम्ब्रेन में एक्सोप्लाज्म के अंदर माइनस हो और उसके बाहर प्लस हो तो इसी स्टेज को क्या कहते हैं पोलराइज्ड मतलब रेस्टिंग स्टेज. The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called resting potential. जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं इस एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उससे क्या कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon. You might be curious. आप शायद माइट मैंने जरूर ही क्यूरियस हो रहे होंगे मतलब जिज्ञासु हो रहे होंगे टू नो जानने के लिए अबाउट द मैकेनिज्म के बारे में ऑफ जनरेशन के मैकेनिज्म के बारे में मतलब नर्व इम्पल्स का कैसे जनरेशन होता है मतलब कैसे जनरेट होते हैं कैसे बनते हैं मतलब जो सूचनाएं होती हैं वह कैसे प्राप्त होता है और वो कैसे चलती हैं. आप इसके बारे में जानने के लिए जरूर ही मस्ट भी माने होता है जरूर ही क्यूरियस होंगे मतलब जिज्ञासु होंगे जानने के इच्छुक होंगे. When a stimulus is applied at the site, जब कोई भी स्टिमुलस मतलब जब कोई भी इंसान अगर मान लीजिए ये बॉडी पार्ट्स है तो अगर कोई इसे टच करता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमें कोई टच कर रहा है मतलब उसके छूते ही हमें पता चल जाता है. मतलब वह अगर कोई दूसरा पार्ट से कोई एक दूसरा व्यक्ति हमें छूता है तुरंत पता चल जाता है. इसका मतलब जो इसी को मतलब यहाँ पर मतलब इन्हीं की भाषा में जो न्यूरॉन्स होते हैं वह इसी स्टिमुलस कहते हैं. जो इंसान छूता है कोई बाहरी इंसान तो हमें वह पता चल जाता है कोई छू रहा है हमें तो वही क्या होता है स्टिमुलस. जैसे ही वो छूता है तुरंत हमें पता चल जाता है तो इतना फास्ट होता है ये इम्पल्स. यहाँ कैसे चलेगा कैसे जनरेट होगा यहाँ दिखाया गया है कि व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड जब कोई इंसान मतलब जब स्टिमुलस दिया जाता है या किसी को छुआ जाता है मान लीजिए ऐसे. लेकिन यहाँ स्टिमुलस देखें तो जहाँ जब स्टिमुलस दिया जाता है ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन जो किसी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर तो मेम्ब्रेन एट द साइट ए अगर मान लीजिए पॉइंट ए पर हमने स्टिमुलस दिया था तो मेम्ब्रेन एट द साइट बी बिकम्स फ्रीली परमिएबल ऑफ सोडियम्स. और जैसे स्टिमुलस देते हैं तो ए और बी की जगह ए पे क्या हो जाता है फ्रीली परमिएबल ऑफ सोडियम आयंस. जैसे ही हम उसे टच करते हैं तुरंत ही सोडियम आयंस फ्रीली परमिएबल होता है मतलब वह अब एक पार से दूसरे पार जा सकता है मतलब जो बाहर कंसंट्रेशन हाई था सोडियम का वो अंदर जाने लगेगा तुरंत ही. दिस leads a rapid influx of sodium followed by the reservoir
of the polarity at that site. The outer surface of the membrane becomes negatively charged and inner side becomes positively charged. The polarity of membrane at the side A is thus reserved and hence depolarized. मतलब अगर हम इसका पूरा समरी देखें तो अगर कोई भी एक जोनल जो मेम्ब्रेन होता है अगर उसके बाहर प्लस है अंदर माइनस है बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो वह क्या होगा रेस्टिंग स्टेज में होगा। लेकिन जब हम कभी भी इसमें कोई स्टिमुलस देते हैं अगर मान लीजिए कोई स्टिमुलस दिया गया है किसी में छुआ है अगर हम अपनी भाषा में समझें तो उसे क्या कहते हैं स्टिमुलस। अगर कोई स्टिमुलस दिया गया है तो बाहर जो सोडियम बाहर था जो सोडियम बाहर था अब वह अंदर आने लगेगा। जो सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा था सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा था अब वह अंदर आने लगेगा। जैसे ही वह अंदर आएगा जैसे ही वह अंदर आने लगेगा तो प्लस है ये सोडियम आयन क्या होता है प्लस होता है। जैसे जैसे वह अंदर आता है तुरंत यहाँ प्लस और अंदर की जो पूरे साइड्स होते हैं वहाँ प्लस आ जाता है और बाहर क्या आ जाता है माइनस। तो ये अगर रेस्टिंग स्टेज में था तो ये एक्साइटेड स्टेज में हो गया। रेस्टिंग स्टेज को पोलराइज्ड कहते हैं और एक्साइटेड स्टेट को डीपोलराइज्ड कहते हैं। मतलब अब यह जो जोनल मेम्ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है एक्साइट हो जाता है। मतलब अब इससे नर्व इम्पल्स माने सूचनाएं या इंफॉर्मेशन जाएंगी। अगर हम आगे देखें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। मतलब जो ए साइड था जहाँ डीपोलराइज मतलब एक्साइट हुआ था वहाँ की जो इम्पल्स वहाँ पे जो ग्रेडियंट था या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल विच इज इन फैक्ट टर्म एज ए नर्व इम्पल्स। और इसी को ही हम क्या कहते हैं नर्व इम्पल्स कहते हैं। एट द एट साइड्स इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन एग्जाम्पल साइड बी। और यह जो साइट होता है मतलब जैसे कि अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यह रेस्टिंग स्टेज में था। लेकिन अगर हम देखें तो फिर यहाँ माइनस और ये क्या आ जाता है प्लस तो ये क्या हो जाएगा डीपोलराइज मतलब एक्साइटेड स्टेट में। बाद में फिर यही प्लस इधर ऊपर और ये माइनस यहाँ नीचे आ जाता है। अगर हम देखें तो बाद में जो ये प्लस होता है ये माइनस होता है फिर यही स्टेज में यहीं आ जाता है और ये प्लस यहाँ चला जाता है। तो मतलब अगर ऐसे मतलब एक साइकिल की तरह चलता रहता है प्लस ऊपर माइनस नीचे प्लस ऊपर। तो एक साइड पर मतलब अगर मान लीजिए ये 2 मीटर का एक जोन है तो एक साइड पे अगर वो पोलराइज्ड है मतलब एक्साइट है तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा रेस्टिंग हो जाएगा। तो यही दिखाया गया है कि अहीड मतलब आगे इमीडिएटली आगे बढ़ता है। अहीड होता है मतलब जो नर्व इम्पल्स होते हैं वह आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब अगर 2 मीटर का है एग्जाम मान लीजिए तो अगर हम ऐसा मानते हैं लेट तो 1 मीटर एक्साइट दूसरा मीटर रेस्टिंग। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर जो पहले एक्साइट था फिर वह रेस्टिंग पे चला जाएगा फिर अगला वाला एक्साइट बन जाएगा। और इस प्रकार जो है कंडक्शन पूरा हो जाता है। मेम्ब्रेन्स हैज पॉजिटिव चार्ज on the outer surface and a negative charge or on its inner surface. As a result, current flows on the inner surface from the side A to B। और जो अंदर जो इनर सरफेस होता है उसमें करंट फ्लो करता है कहाँ से कहाँ तक ए से बी तक। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम द बी टू ए। और जो बाहर की जो सरफेस होते हैं वहाँ बी से ए और अंदर की जो सरफेस होती हैं वहाँ ए से बी एक करंट फ्लो करता है टू कंप्लीट सर्किट ऑफ करंट फ्लो। और इससे जो सर्किट होता है वह कंप्लीट हो जाता है। हेंस पोलैरिटी हेंस पोलैरिटी एट द साइट इज रिजर्व्ड। और इससे जो पोलैरिटी माने उसकी एक्साइटमेंट होती है वह बनी रहती है। एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट अ बी। अगर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किए जाए बी पर 10 तो इम्पल्स जनरेटेड एट साइड ए। और जो इम्पल्स हो जाती हैं वह साइड ए से बी तक पहुंच जाएंगी। द सीक्वेंस इज रिपीटेड along the length of axon।
और ये जो सीक्वेंस होता है वो पूरे लेंथ में, पूरे जो लेंथ में मतलब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, रेस्टिंग से एक्साइट, एक्साइट से रेस्टिंग होता रहता है कॉन्सिक्वेंटली। इसलिए इम्पल्स इज कंडक्ट, और जो पूरा इम्पल्स हो जाता है, इम्पल्स जो होता है माने जो सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन, वो पूरा चली जाती है, मतलब इसे क्या कहते हैं, कंडक्ट। The rise is the stimulus-induced permeability to sodium is extremely short। मतलब राइज इन द स्टिमुलस, अगर हम स्टिमुलस देते हैं तो सोडियम बहुत ही जल्दी से अंदर जाता है, क्योंकि बाहर सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो इससे अंदर प्लस बाहर माइनस, जिससे एक जोनल जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या कहते हैं, एक्साइट। यह जो होता है अंदर जाने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही कम होता है, और बाद में जब यह एक्साइट हो जाता है तो इसे रेस्ट करने के लिए क्विकली, शीघ्र ही, तुरंत ही फॉलोड बाय राइज इन द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम, और परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम बढ़ जाता है, मतलब पोटेशियम का परमेबिलिटी बढ़ जाता है, जिससे दोबारा यह रेस्टिंग स्टेज में आ सके। विद इन अ फ्रैक्शन, मतलब बिना एक सेकंड ही लगाए, ऐसा हम कह सकते हैं कि बिना एक सेकंड बीते ही यह काम होता रहता है। पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड the membrane and restores the resting potential of membrane at the site of excitation, and the fibers becomes once more responsive further stimulation, जिससे पोटेशियम दोबारा रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है, और जिससे हम दोबारा इसे एक्साइट और एक्साइट से फिर रेस्ट पे ला सकें।